हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग एडू संधान टेस्ट सीरीज के द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है उसका वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 6। इसके पहले के 5 सेट जो है वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए देखिए, पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूं क्योंकि यह एडू संधान का जो है वो पेड सेट सीरीज है। तो पीडीएफ चाहिए तो आप ये एडू संधान के दिए गए नंबर पे जाके आप इसका पेड टेस्ट जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि वह चालक जिसका प्रतिरोध जो है वो कम होता है। अच्छा, आप लोग प्रतिरोध का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, मतलब कि किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों के द्वारा जो उत्पन्न किया गया व्यवधान होता है उसी को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो व्यवधान जो होता है उसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होगा, तो जितना प्रतिरोध कम होगा उतना अधिक अच्छा चालक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित का मतलब समझते हैं? अध्यारोपित का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा नदी जो अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है उसको हम लोग अध्यारोपित नदी कहते हैं। जैसे कि जो सोन नदी है वो अध्यारोपित नदी है और चंबल नदी है वो भी अध्यारोपित नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। और चंबल नदी के उद्गम की अगर बात कीजिएगा तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाप पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी से इसका उद्गम जो है कि होता है। आगे है कि निम्न में से आर्थिक क्रिया में कौन शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। उत्पादन जो है वो आर्थिक क्रिया में शामिल है, वितरण भी है, राजस्व भी है, कानून जो है वो आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानून। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला हॉकी टर्फ ग्राउंड जो है वो बिहार के किस जिले में बनाया गया है? तो यह बिहार के राजगीर जिले में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार के राजगीर में बनाया गया है। ठीक है, नालंदा जिले में राजगीर। आगे है कि निम्न में से कौन सा जंतु जो है वो कभी पानी नहीं पीता है बल्कि अपनी त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है? तो मेढक जो है वो कभी पानी नहीं पीता है, वो अपनी त्वचा के द्वारा पानी का अवशोषण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेढक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। प्रफुल्ल चाकी थे, खुदीराम बोस भी थे, किंग्सफोर्ड भी था, लॉर्ड हार्डिंग नहीं था। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, ये बात है कब की? अप्रैल 1908, मतलब 30 अप्रैल 1908 की बात है, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो मुजफ्फरपुर के जंग जो किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गलती से बम जो है वो कैनेडी के गाड़ी पर गिरता है, जिससे कैनेडी के परिवार की 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। फिर मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद ऐसा माना जाता है कि प्रफुल्ल चाकी जो थे वो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस जो है उनको 11 अगस्त 1908 को मुकदमा चलने के बाद फांसी दे दी जाती है। तो प्रफुल्ल चाकी का भी संबंध था, किंग्सफोर्ड का भी था, खुदीराम बोस का भी था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग का नहीं था। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नर जनरल का, तो उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग नहीं था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। क्योंकि लॉर्ड मिंटो द्वितीय का टेन्योर कब से कब तक था? 1905 से लेकर 1910 तक। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ, अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। तो ये कौन सा हो गया? जीवाश्म ईंधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब और तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और तमिलनाडु। देखिए, शरद ऋतु का मतलब अक्टूबर नवंबर वाला महीना, जब जो लौटते हुए जो मानसून होता है, मतलब उत्तर पूर्वी मानसून, उससे क्या होता है? तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है और जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। फिर उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें कि पंजाब सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पंजाब और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुआ था 2002 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो था निर्धनों में सबसे निर्धन को लाभ पहुंचाना। इसमें 35 किलो जो है वो अनाज दिया जाता था, जिसमें गेहूं का जो कीमत था वो 2.60 पैसा था
और चावल का जो कीमत था वो 3 रुपये किलो चावल दिया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है। अफगानिस्तान के संसद को बोला जाता है शोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शोरा। कांग्रेस की अगर बात कीजिएगा तो कांग्रेस जो है वो यूएसए के संसद को कहा जाता है। डाइट की बात कीजिएगा तो डाइट जो है वो जापान के संसद को कहा जाता है। और मजलिस की अगर बात कीजिएगा तो यह ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन जो है वो किस देश को किया गया है। आप लोग जब बजट पढ़े होंगे 2024-25, इसका एक मैं वीडियो भी जो है वो अपलोड किया हूँ, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस बजट 2024-25 में भारत की एक पड़ोसी पहल नीति है। ठीक है, कौन सी नीति है? पड़ोसी पहले नीति। इसी पड़ोसी पहले नीति के अनुसार भूटान को 2024-25 में केंद्रीय बजट में विकास सहायता के रूप में 2068 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूटान। अच्छा, बजट से एक घाटा पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, अभी रिसेंटली बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है। खैर बीपीएससी तो है, कुछ भी पूछ सकता है, वो बात की बात है, लेकिन फिर भी ये घाटा वाला क्वेश्चन जो है वो हमेशा याद रहता है। राजकोषीय घाटा की अगर बात कीजिएगा तो वो जीडीपी का 4.9% है, ध्यान रखिएगा। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा पूछेगा तो 1.8% होगा, और प्राथमिक घाटा पूछेगा तो 1.4% होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राजकोषीय घाटा 4.9%, राजस्व घाटा 1.8% और प्राथमिक घाटा जो है वो जीडीपी का 1.4% हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची के प्रति निर्देश दिया गया है। 8वीं अनुसूची के प्रति जो निर्देश है वो संविधान के एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 344 का एक, ठीक है, और एक अनुच्छेद है 351, यही दोनों में दिया गया है। 344 का एक जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 351 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। अब है क्या ये दोनों अनुच्छेद में, यह देख लेते हैं। अनुच्छेद 351 में यह निर्देश दिया गया है कि हिंदी भाषा का विकास जो है वो उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप के बिना किया जाए। और अनुच्छेद 344 के एक में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो एक राज्य भाषा आयोग गठित करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे। तो यह तो था 8वीं अनुसूची से संबंधित दो अनुच्छेद। 8वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, मूल रूप से 14 भाषाएं थी इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी, मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है, और 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, और कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को ऐड किया जाता है। फिर 2003 में 52वां संविधान संशोधन होता है, और मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को ऐड किया जाता है। और फिर लास्टली 22 भाषाएं जो है वो इसमें अभी अनुसूचित हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि संगठित क्षेत्र का गुना क्या है। तो संगठित क्षेत्र का गुना कार्य अवधि का नियमित होना, हाँ ये बिल्कुल है। उसके बाद है रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलना, यह भी है। सुरक्षित कार्य पर्यावरण की सुविधा होना, यह भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि मर्डका जो है वो किस देश का समाचार पत्र है। तो यह इंडोनेशिया का समाचार पत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यार ए दानिश निम्न में से किसका फारसी अनुवाद था। ठीक है, यार ये दानिश निम्न में से किसका फारसी अनुवाद था। तो यह किसका था? पंचतंत्र का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचतंत्र। देखिए, दो चीज आपसे पूछा जा सकता है, यार ये दानिश, और एक है नाम और याद रखिएगा, अनवर ए सादात। क्या है? अनवर ए सादात। यह दोनों जो है वो पंचतंत्र का ही फारसी अनुवाद है। अंतर बस इतना है कि ये यार ए दानिश जो है वो मौलाना हुसैन फैज जो है वो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किए थे, उसका नाम इन्होंने दिया था यार ए दानिश। और अबुल फजल भी जो था वो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम दिया था अनवर ए सादात। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यह दोनों पंचतंत्र का ही नाम है। बस जो अनुवादक थे वो अलग है। यार ए दानिश के अनुवादक जो थे वो मौलाना हुसैन फैज, और अनवर ए सादात के नाम से कौन किया था? अबुल फजल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि पक्षी तथा स्तनधारी दोनों में ही निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन सा एक लक्षण जो है वो सामान्य रूप से पाया जाता है।
तो वो कौन सा पाया जाता है कि ये दोनों जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड नियत तापी का मतलब समझते क्या होता है? जो अपने शरीर के तापमान को वातावरण के अनुसार नियंत्रित करता है, मतलब पर्यावरण के तापमान से वो प्रभावित नहीं होता है, उसको वार्म ब्लडेड कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। शिव समुद्रम की अगर बात कीजिएगा तो यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, ठीक है, तो यह कावेरी के साथ मैच करेगा। नागार्जुन सागर तेलंगाना में कृष्णा नदी पर है, तो यह कृष्णा नदी के साथ मैच करेगा। जयकवाड़ी परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। और टिहरी की अगर बात कीजिएगा तो टिहरी जो है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, ठीक है। तो इस तरह से यह जो है वो मैच होगा, और मैच होने के बाद जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सा देश जो है वो 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे, ये तो 2025 का पुरुष T20 एशिया कप है, अगर आपसे पूछ दे कि एशिया कप यहाँ है, अगर विश्व कप पूछ दे तब, मतलब 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप पूछ दे तब, वो 2026 में होगा और भारत और श्रीलंका में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर 11वां पूछ दे तब, 2 साल के अंतराल के बाद T20 होता है, तो 11वां 2028 में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, 14वां विश्व कप क्रिकेट, 14वां विश्व कप क्रिकेट 2027 में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है? तो यह कौन सी अनुसूची में किया गया है? छठी अनुसूची में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छठी अनुसूची। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है। और 7वीं अनुसूची की बात कीजिएगा तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस गांव से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का शुरुआत आप लोग पढ़े होंगे कि चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है वो उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले के रेनी गांव में हुआ था, ठीक है। उस समय उत्तराखंड और यूपी एक ही था, लेकिन अभी वो उत्तराखंड हो गया है। तो वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में था। और कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेनी गांव में। और ये जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, और गौरा देवी ने इसको चलाया था। नेक्स्ट है कि ईस्टर जो है वो किस धर्म का धार्मिक त्योहार है? तो ईस्टर किसका है? ईसाई का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईसाई का। बौद्ध की अगर बात कीजिएगा तो बौद्ध का धार्मिक त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा। और सिख की बात कीजिएगा तो वो है गुरु नानक जयंती। आगे है कि किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक किस स्थिति में अचर रहती है, यह आपको बताना है। तो यदि आप पर कार्य करने वाले बल संरक्षी हैं, हाँ, तो इसी स्थिति में अचर रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की वह प्रक्रिया जिसमें वो अपनी पुरानी मुद्रा को हटाकर नई मुद्रा का प्रचलन करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विमुद्रीकरण। भारत में अगर बात कीजिएगा तो भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में। उस समय 10,000 और 1,000 और 10,000 के प्रचलन को हटा दिया गया था। फिर दूसरा विमुद्रीकरण हुआ 1978 में, जिसमें 1,000, 5,000 और 10,000 के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। और तीसरा अभी आप लोगों को रिसेंटली में याद होगा कि तीसरा मोदी जी के समय में 2016 में किया गया, जिसमें 500 और 1,000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। आगे है कि स्पेक्ट्रम के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है? तो जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका विचलन उतना ही अधिक होगा, ये बिल्कुल सही बात है। जिसका तरंग दैर्घ्य जितना होगा उसका विचलन जो होगा वो उतना ही होगा। फिर आगे है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसका विचलन जो है वो काफी कम होता है, यह भी सही है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसका विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है, यह भी सही है। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है असत्य कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे
सभी कथन जो है वो असत्य है। देखिए, क्योंकि हाँ, लाल रंग का तरंगधर जो है वो सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसका विचलन जो है वो सबसे अधिक होगा, ये गलत है। तरंगधर सबसे अधिक होता है, तो ये यहाँ तीनों जो है वो तीनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अडल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर। विश्वनाथ से याद रख सकते हैं, इनकी एक पुस्तक है साहित्य दर्पण। ठीक है, यशपाल से याद रख सकते हैं, इनका एक पुस्तक है झूठा सच। और जेबियर मारो से याद रख सकते हैं द रेडी साड़ी जो है वो इनका एक पुस्तक है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। तो उनका नाम है उदय चंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदय चंद। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा किसके द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के पितामह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूंगफली में। नेक्स्ट है कि आर्थिक आधारित संरचना विकास में मुख्य रूप से किसे सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा को किया जाता है, संचार को भी किया जाता है, परिवहन को भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है। तो यह क्या है? आईआईटी रुड़की ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट है कि जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, ये ध्यान रखना है। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी और 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन जो है वो कोरापुट उड़ीसा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोरापुट उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध जो है वो भारत में चुनाव सुधारों से नहीं रहा है। तारकुंडे समिति का रहा है, राजमन्नार समिति का नहीं रहा है। राजमन्नार समिति का संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंध से रहा है, ना कि चुनाव सुधारों से रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्न में से कौन सा पादप 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो 12 वर्षों में एक बार कौन जो है वो पुष्प उत्पन्न करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीला कुरेंजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला कुरेंजी। सेट, चलिए आगे है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसको स्थापित किया गया है? नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। आप लोग पढ़े होंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। और वो जो नियंत्रक बोर्ड था उसमें 6 सदस्य होते थे, जिसमें 2 सदस्य जो होते थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के होते थे और शेष जो थे वो प्रीवी काउंसिल के थे। ठीक है, और इसके द्वारा जो है वो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। आगे है कि किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो यह मोसले के अनुसार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोसले। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था। तो बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वही आपसे पूछ दे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा कुमार गुप्त के द्वारा जो है वो करवाया गया था। आगे है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध जो है वो कहाँ स्थित है।
तो राष्ट्रीय डेयरी शोध जो है वो हरियाणा करनाल में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो दृश्य प्रकार के द्वारा देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है। देहली आवृत्ति का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिए, जो हॉलबॉक्स और लिनार्ड थे, उन्होंने यह प्रेक्षित किया था कि जब उत्सर्जित पट्टिका पर एक नियत न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का अगर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित नहीं होगा। उसको ही न्यूनतम आवृत्ति की देहली आवृत्ति कहा जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सी धातु दृश्य प्रकाश के द्वारा देहली आवृत्ति को दर्शाती है, तो वो दर्शाती है पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि क्रिसिल CRISIL का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का विकास दर क्या है? तो बिहार का विकास दर है 10.98%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक साइड उद्योग के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड अवस्थिति है। उर्वरक की अगर बात कीजिएगा तो यह श्री गंगानगर से मैच करेगा। कांच की अगर बात कीजिएगा तो यह जयपुर के साथ मैच करेगा। सीमेंट की अगर बात कीजिएगा तो उदयपुर के साथ मैच करेगा। और कृत्रिम रेशा जो है वो कोटा के साथ मैच करेगा। ये सभी स्थान जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम विशिष्ट और समिष्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था रेगनर फ्रिस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वो पहले अनुच्छेद 370 था, ठीक है, उसको अब हटा दिया गया, के तहत एक अलग संविधान का गठन किया गया था। फिर 17 नवंबर 1956 को राज्य के संविधान को अंगीकार कर लिया गया था और 26 जनवरी 1957 को संविधान जो है वो प्रभावी हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1957। आगे है कि निम्न में से कौन जो है वो रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है? तो यह करता है क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की ही सहायता से पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसीलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 की गुरुमुखी लिपि की शुरुआत निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो यह गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। गुरु अंगद का जो समय काल था वो 1539 से लेकर 1552 तक था। और यह जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम जो था वो लहना था और इन्होंने गुरु नानक के द्वारा जो शुरू की गई थी लंगर व्यवस्था, उसको भी इन्हीं के द्वारा जो है वो अस्थायी बनाया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? यह आपसे पूछ रहा है। तो एक ही समजातीय से संबंधित नहीं है CH4, C2H6, C3H8 और C4H8। तो C4H8 जो कि साइक्लोब्यूटेन कहलाता है, तो वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फ्लाई ऑन द RBI बॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लाई ऑन द RBI बॉल नामक पुस्तक के लेखक है अल्पना किलावाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की मिठाई लौंगलत्ता और लाल पेड़ा को GI टैग मिला है? तो यह किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से और भी याद रखिएगा, एक है तिरंगा बर्फी जो कि वाराणसी का है, उसको दिया गया है। फिर एक बेसन का लड्डू जो हनुमानगढ़ी वाला है उत्तर प्रदेश का, उसको भी GI टैग दिया गया है। और एक है सांची क्राफ्ट, ये सांची क्राफ्ट मथुरा का है, इसको GI टैग भी जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो यह सब जो है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्ती प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस जो है वो कहलाता है। अच्छा, परिवर्ती प्रतिरोध किसको कहा जाता है? एक ऐसा प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है, मतलब उसको क्या कहा जाता है? धारा नियंत्रक कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो किसी विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा नियंत्रक। नेक्स्ट है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल के अनुरोध और राष्ट्रपति के संस्तुति के बाद राज्य की आवश्यकता अनुसार भी कार्य कर सकता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल की सिफारिश पर
राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। न्याय दर्शन कपिल, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, और अगर कपिल की बात किया जाए तो ये सांख्य दर्शन के परिवर्तक थे। ठीक है। योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी और उत्तर मीमांसा दर्शन बद्रायन, ये सब सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्शन जो है वो कपिल नहीं बल्कि इनके प्रवर्तक थे गौतम। कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। आगे है कि निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उनके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो यह कौन किया जा सकता है? सिल्वर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एजी, यानी कि सिल्वर। भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रुद्रम फर्स्ट को डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीआरडीओ। इस मिसाइल की अगर बात कीजिएगा रुद्रम फर्स्ट का, तो इसका रेंज जो है वो 100 से लेकर 250 किलोमीटर तक है, और ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ की अगर बात कीजिएगा तो डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। क्लियर है? चलिए आगे है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा जो है वो संविधान में कहीं नहीं की गई है, यही गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे संविधान के अनुच्छेद का 163 के 2, इसमें राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति के संबंध में चर्चा की गई है, और इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय जो है वो अंतिम होगा, और उसके निर्णय को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। निकट दृष्टि दूर वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, गलत है। ये पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। आप लोग पढ़े होंगे निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। दीर्घ दृष्टि वाला यानी कि हाइपरमेट्रोपिया वाला व्यक्ति जो है वो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये गलत है। पास नहीं बल्कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, और इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? यह बात कर रहा है किसकी? चंद्रगुप्त की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वही अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, और इसने जो जैन धर्म का जो साधु था भद्रबाहु, उससे जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला यानी में चंद्रगिरी जो पहाड़ी थी उस पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। चंद्रगुप्त जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था। 332 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, और मेगास्थनी जो सेल्युकस निकेटर का राजदूत था वो चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहता था। आगे है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई होती है, तो ये दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है सरकार का वह व्यय जिसमें वित्तीय दायित्वों में कमी हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कौन सा व्यय कहा जाता है? पूंजीगत व्यय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है कि विद्युत संचारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तार समानता किसके बने हुए होते हैं? तो ये जो जनरली यूज किया जाता है वो एल्युमिनियम और तांबा का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम और तांबा। यहाँ सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सरपंच ग्राम पंचायत के साथ मैच करेगा, चेयरमैन जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मैच करेगा, मेयर जो है वो म्यूनिसिपलिटी के साथ मैच करेगा, और काउंसलर जो है वो वार्ड के साथ मैच करेगा, वार्ड काउंसलर का चुनाव जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, यह आपको बताना है। देखिए गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा आता है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीपीय, भारत उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, ये सब जो है वो गोंडवाना लैंड में आता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना लैंड में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी अमेरिका आता है लेकिन उत्तरी अमेरिका नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
आगे है कि निम्नलिखित में से किसने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो यह रवि किशन के द्वारा पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रवि किशन। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति में आप लोगों को पता ही होगा कि 22 सदस्य होते हैं लोकसभा से, जिसमें 15 होता है और राज्यसभा से इसमें 7 होता है। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी जो होते हैं वो लोकसभा से होंगे। सरकारी उपकरण समिति की अगर बात कीजिएगा तो इसमें 22 सदस्य होंगे, जिसमें कि लोकसभा से 15 होगा और राज्यसभा से कितने होंगे? राज्यसभा से इसमें 7 होंगे। वहीं अगर याचिका समिति की बात कीजिएगा तो इसमें लोकसभा समिति में 15 और राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। ये एक जांच समिति है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति जो होगी वो सबसे बड़ी संसदीय समिति हो जाएगी। प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल जो होगा वो 1 वर्षों का होगा। अब प्राक्कलन समिति जो होती है वो सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसी कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, ये सब विषयों पर अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? लोक स्वास्थ्य आता है, सफाई आता है, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं भी आती है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये नहीं आता है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य जो है वो राज्य सरकार के पुलिस और सिविल प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं जो है वो किस देश में है? तो यह है भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगन जो है वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष, जो कि 1951 में इसका उत्खनन करवाए थे। नेक्स्ट है कि रेसे जो है वो किन में अनुपस्थित रहते हैं, ये आपको बताना है। तो रेसे जो है वो द्वितीयक जाइलम में अनुपस्थित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू किया है? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा जो है वो किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की और भी अन्य योजनाएं याद रखिएगा, जैसे लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ई स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, यह सब जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो है वो आरोपित बल के समानुपाती होता है और उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आरोपित बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य है? तो बिहार जो है वो जब से जम्मू और कश्मीर का विभाजन हुआ है उसके बाद बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के क्षेत्रफल की अगर बात कीजिएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि जनहित याचिका की व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ की गई? तो जनहित याचिका की व्यवस्था जो है वो भारत में न्यायिक पहल के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पहल के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। आगे है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो सही कथन दिया गया है वो यह है कि संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति शासन जो है वो सर्वप्रथम पेप्सू में लगाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? झारखंड में शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 25 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड की अन्य भी योजना याद रखिएगा, जैसे अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये सब जो है वो झारखंड सरकार की योजना है। आगे जो है वो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ अगर केंद्र से एक साइड सूची दी गई है और दूसरी साइड उसके संबंधित दिया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। तो केंद्र सूची में कौन सा आ जाएगा? जनगणना आ जाएगा। राज्य सूची की अगर बात कीजिएगा तो पुलिस और लोक
यहाँ लोकसभा नहीं, यहाँ लोक व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, लोक व्यवस्था हो जाएगा। समवर्ती सूची की अगर बात कीजिएगा तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आ जाएगा, और अवशिष्ट विषय जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो स्वर्ण द्वार का नगर जो है वो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में कितने राज्य जो है वो तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं तट रेखा से। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है वो संगम वंश का एक शासक था हरिहर और बुक्का, जिसके द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश ने। इसकी राजधानी थी हम्पी और इसकी राजभाषा थी तेलुगु। आगे है कि लोकसभा के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये तो गलत है। लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है, एक बार बढ़ा भी था। और एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह भी गलत है। आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, और 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। आगे वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? पहले कौन है? पहले तो सबसे पहले मिला था 1983 में इंदिरा गांधी को, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है दूसरा, तो दूसरा है अभिनव बिंद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा। आगे है कि भारत का संविधान जो है वो संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है, बिल्कुल सही है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, यह भी सही है। इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया है, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहा जाता है? तो परागकण की आंतरिक भित्ति को एंटाइन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो भारत में कृषि वर्ष जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। ठीक है। आगे है कि ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या निर्दिष्ट करता है? तो ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम जो है वो यह निर्देशित करता है कि जब 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में होते हैं तो वो परस्पर भी तापीय साम्य में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से याद रखिएगा यह यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है, और देश का पहला डिजिटल म्यूजियम भी जो है वो महाराष्ट्र में ही है। सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी है होनियारा, और इसकी मुद्रा है डॉलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो सबसे अधिक शहरीकृत है? तो सबसे अधिक शहरीकृत वाला राज्य जो है वो है गोवा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात कीजिएगा तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से लेकर 1782 तक चला, और फिर 1782 में सलबाई की संधि होती है और यह युद्ध जो है वो खत्म होता है। सिलबमम किस राज्य की प्रमुख युद्ध कलाएं हैं? तो यह जो है वो तमिलनाडु की प्रमुख युद्ध कला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में पनपा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क। देखिए ये जो गंधार कला शैली है ये कुषाण काल में, मतलब कनिष्क के शासनकाल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली, जिसको कि भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण माना जाता है, वो जो है वो पनपा था।
कनिष्क की बात कीजिएगा तो कनिष्क एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, कनिष्क जो है वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और एक संवत चलाता है जो शक संवत कहलाता है। और चौथी बौद्ध संगति भी जो है वो कनिष्क के शासन काल में ही कुंडलवन कश्मीर में होता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।